Hello and welcome everyone to today's video. I am Dr. Neeti Rathod, educator and author of the website kimpandit.com, जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी लर्निंग रिसोर्सेज यानी कि स्टडी नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एटसेट्रा अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस 6 से लेकर 12 तक के लिए और कॉलेज लेवल के लिए भी। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल हम मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो शिक्षक जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें वर्ग 2 के पेपर्स जो हैं, प्रीवियस पेपर्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज हम साइंस के मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आज हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल के जो व्यूज़ हैं उसमें से 92% व्यूज़ जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स से आ रहे हैं और सब्सक्राइबर से सिर्फ 7% व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। साइंस के कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज के साइंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट which is at a distance more than 5 meter from his eye, then the power of the corrected lens should be। अगर एक इंसान अपनी आंखों से 5 मीटर डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है तो उसके करेक्टिव लेंस का पावर कितना होना चाहिए? इसका आंसर है -0.2D। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज रफेज? रक्षांश क्या होते हैं? अब आपके जो ऑप्शंस हैं वो है वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, फूड फाइबर। तो हम सब जानते हैं कि इसका आंसर है फूड फाइबर, यानी ऑप्शन का चौथा वाला ऑप्शन, जो रेशे युक्त जो अनाज होता है ना उसी को रफेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द बॉल बेयरिंग? बॉल बेयरिंग होती है ना गाड़ियों में, उसके पीछे या मशीन से भी होते हैं, उसके पीछे क्या सिद्धांत है? पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है कि रोलिंग फ्रिक्शन ग्रेटर होता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और लास्ट है फ्रिक्शन इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब क्या है? इसका आंसर है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉल बेरिंग गोल होते हैं। ठीक है, तो अगर वो गोल नहीं होंगे तो वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। तो जब स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं और जो फ्रिक्शन एक दूसरे के लिए वो ऑफर करते हैं, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है इससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, इसलिए जो है बॉल बेरिंग्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द रबी सीजन? रबी सीजन के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका आंसर है व्हीट एंड मस्टर्ड। गेहूं और सरसों उगाई जाती हैं रबी सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज अ डिजीज दैट इज। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जो क्या है? इन्फेक्शस है, संक्रामक है, डेवलप्ड थ्रू वेक्टर्स, इनहेरिटेड या नॉन इन्फेक्शस? ये बहुत ही हमने स्कूल क्लासेस में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, इनहेरिटेड बीमारी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील वेसल्स आर प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स बिकॉज। स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो है वो आजकल कॉपर के बॉटम के साथ आते हैं, जो उनका पैंदा होता है नीचे का वो कॉपर का होता है। ऐसा क्यों? नंबर 1, ये वेसल को अच्छा अपीयरेंस देता है। नंबर 2, स्टेनलेस स्टील बैड कंडक्टर है देन कॉपर, कॉपर बेटर कंडक्टर है देन स्टेनलेस स्टील, या कॉपर एक्सपैंड करता है मोर देन द स्टेनलेस स्टील? अब इसका आंसर क्या है बताएं। इसका आंसर है कि कॉपर जो है इट इज़ अ बेटर कंडक्टर देन स्टेनलेस स्टील, इसीलिए बेटर कंडक्टर है, इसलिए ये जो इसका जो पैंदा है वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, कम टाइम में गर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ करंट। करंट के यूनिट के टर्म्स में एनर्जी का करेक्ट यूनिट बताइए, ऊर्जा की सही इकाई क्या होगी। यहाँ आपका ऑप्शन जो है ये है VAS, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क। निम्नलिखित में से क्या कार्य की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। न्यूटन मीटर, जूल, अर्ग या जूल पर सेकंड। न्यूटन मीटर भी है, जूल भी है, अर्ग भी है, सिर्फ जूल पर सेकंड जो है ये वर्क का यूनिट नहीं है। जूल पर सेकंड जो है ये नहीं है, ये पावर की इकाई है, ठीक है, पावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू। इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस क्या करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 टेस्ट द कंडक्टिविटी, मटेरियल की चालकता पता करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट पता में करंट पता करने के लिए, मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, या एक चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स कैन नेवर कॉज। अर्थक्वेक्स क्या नहीं कर सकते हैं। लाइटनिंग एंड थंडर, सुनामी, लैंडस्लाइड या फ्लड। अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आता है जब समुद्र की सतह पर भी आता है भूकंप, है ना, अर्थक्वेक, तो सुनामी आता है। लैंडस्लाइड भी इसी की वजह से होता है, फ्लड भी अर्थक्वेक की वजह से आ सकता है, लेकिन लाइटनिंग एंड थंडर एक ऐसी चीज़ है जो अर्थक्वेक की वजह से नहीं आ सकती, इसका अर्थक्वेक से कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज मास इज रिलेटेड टू बीम बैलेंस। जिस तरह से मास रिलेटेड है बीम बैलेंस से, उसी तरह टेम्परेचर रिलेटेड है टू व्हाट। केल्विन, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या हीट। टेम्परेचर रिलेटेड है थर्मोमीटर से। कैसे रिलेटेड है भाई, बीम बैलेंस से मास पता लगाते हैं और थर्मोमीटर से टेम्परेचर पता लगाते हैं, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ड्राई अमोनिया हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ये हमने कल भी जो वीडियो था, पिछली वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। कर्ड इज बेसिक इन कॉम्पोजिशन, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज एसिडिक एंड HCl इज अ वीक एसिड, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है भाई बताइए। करेक्ट स्टेटमेंट वही है जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, इसका जवाब आप लोग को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है, ड्राई अमोनिया हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ मेटल वायर डिपेंड्स ऑन द। एक मेटल वायर में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका अमाउंट किस पर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, या करंट पासिंग थ्रू द वायर। जाहिर बात है एक मेटल के वायर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है उसी पर डिपेंड करेगा हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसका अमाउंट, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, करंट पासिंग थ्रू द वायर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन बाय। शुगर को उसके एक्वस सोल्यूशन से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी से, डिस्टिलेशन से, इवेपोरेशन से या फिल्ट्रेशन से। बहुत ही ईजी आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इवेपोरेशन से। नमक को आप पानी में घोलिए या शक्कर को पानी में घोलिए, दोनों को ही इवेपोरेशन से वापस एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करिए और बताइए कितना है।
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। पहली बात तो जो अमोनियम सल्फेट है उसका जो फॉर्मूला है, पहले तो उसका हमें मास मालूम होना चाहिए, टोटल मास। तो हम मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ अमोनियम सल्फेट इनटू 100 कर देंगे तो हमें नाइट्रोजन का मास का जो परसेंटेज है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए। मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है इसमें 2 नाइट्रोजन है। कितने हैं? 2 नाइट्रोजन। एक का होता है 14, तो 2 का कितना हो गया? 28 मास हो गया। अपॉन अमोनियम सल्फेट का टोटल मास है 132। ठीक है, इसको हमने कर दिया इंटू 100। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है ना। अब इसका आंसर निकाल लो। इसका आंसर लगभग 21.1 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, परसेंटेज। ठीक, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन है? इसके नज़दीक ऑप्शन जो है वो है 21.2। ये ऑप्शन सबसे नज़दीक है ना, अप्रॉक्सीमेट, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए। Sulfur and oxygen atoms combine together in the ratio 2:3 by mass to form an oxide. सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स टुगेदर कंबाइन करते हैं 2:3 रेशो में बाय मास और एक ऑक्साइड बनाते हैं। उस ऑक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला बताइए। 2:3 रेशो में करेंगे तो कौन सी ऑक्साइड बन जाएगी भाई, बताइए। इस क्वेश्चन में याद रखिए, सल्फर और ऑक्सीजन 2:3 रेशो में जब कंबाइन करते हैं बाय मास तो 2 ऑक्साइड बनाते हैं, SO2 एंड SO3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे SO2 तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा SO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड। किसी भी फ्यूल को जब आप जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं, किस तरह का ऊर्जा रूपांतरण होता है? जब भी आप किसी ईंधन को जलाते हैं तो हमेशा याद रखिए, पहला ऑप्शन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी, दूसरी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, हीट इनटू केमिकल, या हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। हमेशा याद रखिए, जब फ्यूल बर्न होता है तो हीट और लाइट मिलती है हमें, है ना। तो इस ऑप्शन में हमेशा याद रखिए, जब भी कोई फ्यूल बर्न किया जाता है तो उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं दिया है इसलिए हीट एनर्जी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टेक प्लेस द शेप ऑफ एन ओपन कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। एक खुले पात्र में आप कोई रखते हैं तो वो उसका आकार ले लेता है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर है। लेमन जूस, आइस क्यूब, चिली पाउडर या ऑक्सीजन गैस। जाहिर बात है इसका आंसर है नींबू का रस। किसी भी लिक्विड को आप किसी खुले पात्र में रखेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीड। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार है? ज़ैंथियम ओनली, ग्रास ओनली, पार्थिनियम ओनली, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही नाम जो हैं ये खरपतवार के नाम हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कौन सा जो है निम्नलिखित में से वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का सेट है? पहला वाटर एंड एयर, टर्मरिक एंड वाटर, एलम एंड वाटर, चारकोल एंड वाटर। भाई चारकोल एंड वाटर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चारकोल ब्लैक होता है कलर में। ठीक है, एलम एंड वाटर हो सकता है क्या? टर्मरिक पाउडर एंड वाटर भी नहीं होगा, हल्दी येलो होता है। वाटर एंड एयर है या एलम एंड वाटर है? ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा वाटर एंड एयर। ठीक है, एलम ट्रांसपेरेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज इनअप्रोप्रिएट। सॉइल के बारे में बताया गया कोई एक जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, आइडेंटिफाई करिए कौन सा। स्ट्रॉन्ग विंड्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन द इरोजन ऑफ रॉक्स, है ना, इसको छोड़िए। फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज बिग एंड स्मॉल रॉक पार्टिकल्स एंड दीज रब अगेंस्ट अदर रॉक्स।
Water gets into the cracks in the rocks formed during uneven heating. When the water freezes, it would widen the crack. Due to the exposure to sun, all the parts of the rock do not expand and contract at the same time. Cracks are formed and rocks break up. ऑप्शन 4 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। हमसे पूछा है कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, गलत नहीं, गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि रॉक्स के इरोजन में स्ट्रॉन्ग विंड्स का कोई हाथ नहीं है, जबकि रॉक के इरोजन में स्ट्रॉन्ग विंड्स का जरूर हाथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल प्ले करता है ये। डैश इज इशूड फॉर मेकिंग मिरर्स। डैश इज यूज फॉर मेकिंग मिरर्स। मिरर बनाने में क्या काम आता है? सिल्वर, कार्बन, सोडियम या सल्फर? तो मिरर बनाने में सिल्वर काम आता है। एक तरफ जो उसकी कोटिंग होती है वो सिल्वर की कोटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज विच सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टोरेज बैटरीज जो बिजली सप्लाई करती हैं, इनमें कौन सा एसिड यूज होता है? ऑलवेज रिमेंबर, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज होता है, ठीक है, भूलना नहीं है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज पम्प्ड इनटू प्लास्टिक बैग्स containing food items fried in oils and ghee so as to slow down the oxidation of oils and fat। तेल या घी में तले हुए जो फूड आइटम्स होते हैं पैक्ड वाले, इनको जिस प्लास्टिक बैग में करते हैं पैक, ताकि ये ऑयल्स और फैट्स जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो जल्दी, क्योंकि अगर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो इनमें स्मेल आएगी और टेस्ट खराब आएगा चिप्स का, है ना। तो कौन सी गैस इसके लिए पंप की जाती है? हमेशा याद रखिए, इसमें नाइट्रोजन गैस पंप होती है। जो चिप्स वगैरह आप खाते हैं ना, लेस वगैरह की, इसमें हवाई हवा भरी होती है, खोलो तो सिर्फ 4-5 चिप्स निकलते हैं, है ना। तो वो जो पैकेट्स होते हैं उनमें हमेशा नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ताकि जिस ऑयल और घी में उसको तला गया है उसका ऑक्सीडेशन जो है वो लंबे समय तक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ केमिकल NaHCO3। लाइम सोडा बिल्कुल नहीं है, वॉशिंग सोडा बिल्कुल नहीं, कॉस्टिक सोडा वो भी नहीं, तो फिर बचा क्या? बेकिंग सोडा। जो घर में आप खाने का सोडा इस्तेमाल करते हैं उसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन विद द फॉर्मूला ClO3 नेगेटिव। ClO3 नेगेटिव, ये परक्लोरेट नहीं होता है, ये हाइपोक्लोराइड भी नहीं होता है, ये क्लोराइड तो हो ही नहीं सकता, क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव। तो ये जो आयन है ये है क्लोरेट, ठीक, क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रोवाइज्ड साइंस लैब। इम्प्रोवाइज्ड साइंस लैब का क्या डिसएडवांटेज है? इजीली अवेलेबल नहीं, प्रोवाइड्स चीप अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स बिल्कुल नहीं, हैव गुड एजुकेशनल वैल्यू ये भी नहीं, ये सब तो इसके एडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉट ड्यूरेबल, टिकाऊ नहीं होती है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर। एक व्यक्ति जो साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, साइंटिफिकली करता है, उसकी कौन सी एबिलिटी नहीं है? ध्यान रखिए हमसे नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नहीं। तो वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स ये तो होता है, आइसोलेट एंड कंट्रोल द वेरिएबल्स ये भी होता है ना। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग या थिंक अलाउड, इसका आंसर है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। साइंटिफिकली जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कोई, तो वो उसको कॉन्वर्जेंटली थिंक नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्फरेंस। इन्फरेंस अनुमान का क्या उदाहरण है? का उदाहरण नहीं है, है। क्वेश्चन है फॉलोइंग में से कौन सा अनुमान का उदाहरण है? कैक्टस हैज मॉडिफाइड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स, tides are caused due to moon's gravitation, electrolysis of water produces hydrogen and oxygen gases on two different electrodes, और आखिरी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ओनली वर्क व्हेन सप्लाइड विद इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें कौन सा जो है वो एक स्पेसिफिक अनुमान है? तो इसका आंसर है टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू मून्स ग्रेविटेशन, ये एक इन्फ्लुएंस है। बाकी सब तो बिल्कुल सही बातें हैं, फैक्ट्स हैं।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लस्टरस नॉन मेटल। इनमें से कौन सा नॉन मेटल लस्टरस है, इसमें चमकदार है? फॉस्फोरस, कार्बन, आयोडीन, सल्फर। फॉस्फोरस में तो बिल्कुल चमक नहीं होती है, कार्बन में भी नहीं होती है। आयोडीन है, इसमें चमक होती है और ये एक नॉन मेटल है। सल्फर में भी चमक नहीं होती है। नेक्स्ट है अ पेंडुलम मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 10 seconds, देन द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आर रिस्पेक्टिवली। 10 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन करता है एक पेंडुलम। इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड हो जाएगा हाफ और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। ठीक है, इसका आंसर है आपका हाफ सेकेंड्स एंड 2 हर्ट्ज। भाई 10 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन करता है, यानी एक ऑसिलेशन आधे सेकेंड में करता है ना, तो ये उसका टाइम पीरियड हो गया। और 20 को डिवाइड कर दो आप 10 से, ऑसिलेशन को डिवाइड कर दो सेकेंड से, टाइम से, तो आपको मिल जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, इनमें से 9 असेंशियल हैं, 11 नॉन असेंशियल हैं। What are essential amino acids? It must come through diet. It is made in our body. It is more important than non-essential. Essential for body. इसका सही जो आंसर है वो है इट मस्ट कम थ्रू आर डाइट। ये हमारी डाइट में यानी हमारी आहार का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, द साउंड वी हेयर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय। जब एक मृदंग का को हम स्ट्राइक करते हैं, बजाते हैं, है ना, कोशिश करते हैं, उसके तार को जो हम छेड़ते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है। ये साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? सिर्फ मेम्ब्रेन से, ड्रम स्टिक से, होल बॉडी से, या मेम्ब्रेन की बॉडी से? ये जो साउंड है ये इंस्ट्रूमेंट की पूरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेकेंडरी कंज्यूमर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेकेंडरी कंज्यूमर रिसीव्स 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी, व्हाट वुड बी द एनर्जी एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। अगर सेकेंडरी कंज्यूमर को 10 किलो जूल एनर्जी मिल रही है तो प्रोड्यूसर के लेवल पे ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए? ये एनर्जी होनी चाहिए 1000 किलो जूल, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि प्रोड्यूसर की जो एनर्जी है ना, उसकी उसका 10वां हिस्सा मिलेगा प्राइमरी प्रोड्यूसर को, प्राइमरी कंज्यूमर को, और उसका भी 10वां हिस्सा मिलेगा सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो इस हिसाब से जो प्रोड्यूसर की एनर्जी है वो 1000 किलो जूल होनी चाहिए। इसका 10वां हिस्सा 100 मिला प्राइमरी कंज्यूमर को, और उसका भी 10वां हिस्सा मिला सेकेंडरी कंज्यूमर को 10 किलो जूल। ठीक है, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड एज अ डैश बाय द टीचर फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर को टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना चाहिए? एज अ टूल यूज करना चाहिए, है ना, एक उपकरण की तरह यूज करना चाहिए टीचिंग लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स मैसिव इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अकर्ड। दिस shows that science responds to the needs of society, science responds to the desires of society, science works for the benefit of society, या science brings progress to society only। इसका सही जवाब है साइंस रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो भी नीड्स होती हैं उसको रिस्पॉन्ड, उसकी आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया देता है साइंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अ लॉ डिस्क्राइब्स एन डैश। एक लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सिंगल फिनोमेना, या सेट ऑफ फिनोमेना। एक लॉ जो है वो एक सिंगल फिनोमेना को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, विच ऑफ द प्लेस इज मोर सेफ एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग। हमने हमेशा से पढ़ा है लाइटनिंग के समय कौन सी जगह जो है वो सबसे सेफ रहती है? ओपन फील्ड तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, ओपन व्हीकल भी बिल्कुल नहीं है, एलिवेटेड ऊंचे स्थान पे तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क है कि ऊंचे स्थान पे तो आप तुरंत लाइट को कैच कर लेंगे, है ना। तो सही जवाब है इनसाइड अ व्हीकल विथ ऑल विंडोज एंड डोर्स शट। अगर आप एक कार के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठे हैं सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके, तो वो सेफेस्ट प्लेस है ड्यूरिंग लाइटनिंग। फिर है यूजिंग अ साइंस पार्क विजिट एज एन एग्जाम्पल ऑफ। साइंस पार्क विजिट किसका एग्जाम्पल है?
एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, है ना, एक्सपीरियंशियल प्रायोगिक अधिगम का। फिर है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, मॉनिटरिंग द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज, enforcing compliance with the policies, demonstrating accountability, making comparisons, and monitoring progress towards goals are conducted at। ये कौन से लेवल पे कंडक्ट होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या सभी लेवल्स पे? आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सभी लेवल पे गवर्नमेंट ये सारे जो है जो सारी चीजें हैं ये करती है। An advanced technique to improve thinking and problem solving skills comprises of decomposition, that is breaking large problems into small units, is known as। इसे क्या कहते हैं? Context based thinking, computational thinking, crossover learning या embodied learning, इसे कहते हैं computational thinking। Next, evaluation can be done for all of the following objectives except to know about the learning gaps, to identify the students who acquire remediation, to get evidences, to know the extent of a student's learning, to give performance feedback to students। मूल्यांकन यानी असेसमेंट कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है? एक्सेप्ट मतलब किसके लिए नहीं किया जाता है? सेकंड, टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु रिक्वायर रेमेडिएशन, इसके लिए नहीं किया जाता है। चुप हो जाओ भाई। Which of the following should a teacher avoid while encouraging students to develop problem solving skills? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के दौरान स्टूडेंट्स को जब एनकरेज करते हैं तो टीचर को किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? प्रोवाइड प्रेस्क्रिप्टिव हिंट्स टू स्टूडेंट्स, एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन, डिजाइन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, या आखिरी वाला ऑप्शन? क्या नहीं करना चाहिए टीचर को? पहला वाला, शुड नॉट प्रोवाइड प्रेस्क्रिप्टिव हिंट्स टू स्टूडेंट्स, उन्हें अपने आप अपना दिमाग चलाकर साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिकली चीज़ों को सोचने देना चाहिए। ठीक है। एलिफेंटासिस इज कॉज्ड बाय, एलिफेंटासिस किससे होता है? वर्म्स, मस्कीटोज, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया? ये वर्म्स से होता है, कीड़ों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा स्कोर्स वेल इन फिजिक्स, Sneha is equally good at the subject but is unable to score well in school. She is most probably lacking in। ये किस चीज की कमी है इसके अंदर? इसमें कमी है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज की। ठीक है। Which of the following statements reflect a shift in pedagogy after implementation of NCF 2005? Teaching should focus on specific disciplines. Assessment should be continuous. The teacher guides and monitors the class. Written tests are the only method of assessment. इसका आंसर है असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूअस। ये बात कही गई थी। ठीक है, ये बात कही गई थी जब पेडागोजी में शिफ्ट किया गया था एनसीएफ 2005 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ऑडियो टेप्स एज टीचिंग एड्स? इसमें से कौन सी बात गलत है? इसमें से गलत बात ये है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच? पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक, मैलिक, सिट्रिक या ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है पालक में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इवन दो स्पॉन्ज इज अ सॉलिड वी आर एबल टू कंप्रेस इट एंड चेंज इट्स शेप, व्हाई? ये हमने सबने पढ़ा हुआ है। क्योंकि स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर जो है वो ट्रैप रहती है, इसीलिए सॉलिड होने के बावजूद ये कंप्रेस हो सकता है और अपना शेप चेंज कर सकता है। ठीक है। चलिए, इसके साथ ही हमने आज 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दैट इज ऑल इन टुडेज वीडियो। भी आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स। आज के लिए बस इतना ही। See you in the next class. Until then, take care. Goodbye.